खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज 6 सितंबर है और यौम दिफ़ा पाकिस्तान है और हमारा दिफ़ा अल्लाह करे कि इम्प्रेग्नेबल हो, पाकिस्तान का जो दिफ़ा है नाक़ाबिल तस्ख़ीर हो और यही हम सब की दुआ है और ये हम सब की काविश और कोशिश भी है। आज मुख्तलिफ़ जगहों पे आप तक़रीबात भी देखेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बात भी आप सुनते रहेंगे कि पाकिस्तान का जो दिफ़ा है, उसको किस तरह मज़बूत किया गया। आज लेकिन साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। ये दुरूनबीनी का अमल जो है, वो उससे हमें गुज़रना है, देखना है कि जो दिफ़ा है, वो मज़ीद कैसे उसको बेहतर बनाया जा सकता है। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और साथ-साथ मुख्तलिफ़ जो टॉपिक्स हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन मैं पहले आपका तारुफ़ करवा दूँ, हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त जनाब सलमान आबिद साहब, उनसे बात करेंगे। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सबसे पहले तो एक तो ये है कि दिफ़ाए पाकिस्तान का दिन है, तो मैं चाहूँगा एक एक दुआ, अगर आपकी इजाज़त हो, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं, जी, 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 आपकी प्लीज़, प्लीज़। दुआ जी, 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 उस प्लीज़। इजाज़त के साथ आपकी दुआ जो है, एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कि इकबाल की दुआ है और वही आज के दिन के मुनासिब मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। ये जी, है जी। कि सुनिए दुआ। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर शौक तकाजा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदा दीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे, पैदा दिल वीरा में फिर शोरिश महशर कर, इस महमिल खाली को फिर शाहिद लैला दे, इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो राज़ मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे, फतन मकासिद को हम दोष सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आजादी दरिया दे, बेलौस मोहब्बत को, बेबाक सदाकत को सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, एहसास इनायत कर आसार मुसीबत का, इमरोज की शोरिश में अंदेशा फरदा दे, मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साहिल हूँ मोहताज को दाता दे। ये दुआ है जी इकबाल की और हस्बे हाल थी, तो मैंने सोचा कि आज ये इसी दुआ के साथ शुरू किया जाए और आमीन कहा जाए, क्योंकि अंदेशा फरदा जो वो इकबाल कह रहे हैं कि हमें ये अंदेशा जो है वो कि मुस्तकबिल कैसा होने जा रहा है, ये हमें लाहक रहना चाहिए कि क्या आने जा रहा है और क्या हो रहा है इस वक्त। जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसका जायज़ा लें। तो सलमान भाई इसके ऊपर भी थोड़ा-सा कमेंट कीजिएगा और फिर मैं साथ ही साथ थोड़ा-सा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पे भी आता हूँ जी। प्लीज़ गो अहेड। देखिए कसाना साहब, बात ये है, आप हों या मैं हूं या पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोग हों या ओवरसीज पाकिस्तानी हों, हम सब बुनियादी तौर पर एक मजबूत पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान, एक पुरअमन पाकिस्तान और एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहां सबके लिए यकसा मौके हों। और उस पाकिस्तान की साख जो है या उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो लेजिटिमेसी है, वो दुनिया में भी तस्लीम की जाए और पाकिस्तान के अपने अंदर भी तस्लीम की जाए। हम में से बहुत से लोग इसी नुक्ते की बुनियाद के ऊपर अपनी सियासी जद्दोजहद भी करते हैं, समाजी जद्दोजहद भी करते हैं, इल्मी और फिक्री जद्दोजहद भी करते हैं। और हम सब ये दुआ करते हैं कि हम जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा या कायदे आजम ने उसकी ताबीर की या और लाखों लोगों ने इस पाकिस्तान की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो सब उस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे जिस किस्म का पाकिस्तान वो बोला करते थे। अब उसी किस्म के पाकिस्तान के लिए यहाँ आज भी जद्दोजहद हो रही है और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक महफूज पाकिस्तान में तब्दील करे और यहाँ के जो लोग हैं
उनकी जो मलकियत है, ऑनरशिप है इस मुल्क के साथ, उसको उस बुनियादों पर मजबूत करे जिस पर दुनिया में मुल्क जो है और रियासतें जो है वो मुस्तहकम हुआ करती हैं। तो हमारी तो यही दुआ है कि हम एक मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। कमजोर पाकिस्तान किसी भी सूरत में हमारे मफाद में नहीं है। बेशक, बहुत ज़रूरी बात है आपने जो की है। अब ज़रा आ जाते हैं जी कि जो सियासी सूरत-ए-हाल है, इसमें जो हम देख रहे हैं, एक तो ये है कि जो कल आपने देखा कि जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ एक तमाशा लग रहा है और पता नहीं उसमें क्या ये हो रहा है। उसमें मुझे तो कुछ जो स्मेल कुछ और चीज़ की आ रही है कि कोई साजिश इसके अंदर मुझे पिनहान लगती है, क्योंकि ये ऐसे नहीं ऐसे हो रहा, क्योंकि एक प्लान के तहत ऐसी चीज़ें हुआ करती हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं और साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकातें जो हैं उनका सिलसिला जारी है। वो पहले कराची में फिर लाहौर में भी उन्होंने मुलाकातें की हैं। और जिस तरीके से उन्होंने केयर टेकर या जिनको एतजाज़ अहसन साहब चेयर टेकर कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि मुझे किसी भी तरफ से कोई डिक्टेशन नहीं मिल रही, मुझे फ़ौज जो है वो बिल्कुल किसी चीज़ में भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो ये जो सूरत-ए-हाल इसमें सियासी सूरत-ए-हाल जो बन रही है, इसको आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं जी? देखिए किसाना भाई, बात यह है कि आज 6 सितंबर की बुनियाद के ऊपर ही जिस किस्म का पाकिस्तान इस वक्त हम देख रहे हैं, इस तरह का पाकिस्तान हमने माजी में नहीं देखा। चाहे वो सियासी बुनियादों पर हो, चाहे वो माशी बुनियादों पर हो, चाहे वो अखलाकी बुनियादों पर हो, चाहे वो कानून और आइन की हुक्मरानी के बुनियादों पर हो, और चाहे उसकी बुनियाद रियासती इदारों की सतह पे हो। एक अजीबो गरीब मुखमसा है जिसमें हम सब फंस के रह गए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी जो सिमत है वो क्यों कर दुरुस्त नहीं हो रही, और क्यों हम एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां कोई भी कानून की हुक्मरानी का जो तसव्वुर है उसको फॉलो ना करे। अब मिसाल के तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब का जो मामला है, यानी एक जिसे कहते हैं ना शटल कॉक बन चुकी है, और एक लगता है कुछ जिद बन चुकी है कुछ लोगों की कि हमने इनको सबक सिखाना है। और एक जो जिद है वो ये है कि अदालतें जो है जब उनको देखती हैं कि कानूनी बुनियादों पर उनका केस कमजोर है तो वो उनको रिलीफ देती हैं, बल्कि तहरीरी ऑर्डर जारी करती हैं कि इनको किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जिस तरीके से वो बाहर निकलते हैं और जो नामालूम अफराद हैं, यानी वो परवेज इलाही भी नामालूम अफराद में आ जाते हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, मसला क्या है? मसला बड़ा सादा सा है सर, इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप खड़े हुए हैं इस वक्त इमरान खान के साथ तो आपको उसकी प्राइस पे करनी है, और अगर आपने अपने आप को विड्रॉ करना है इमरान खान के साथ तो आपके लिए दूसरा रास्ता नजर आ रहा है। अब वो बहुत से लोगों ने इख्तियार भी किया है और अपने आप को बचा भी लिया है, और बहुत से लोगों ने अभी नहीं बचाया अपने आप को और वो पीटीआई और इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो उनको भी जिस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो सबको पता है। लेकिन जो सबसे बड़ा अलमिया और जो सबसे बड़ा दुख है मेरे नजदीक, कि जिस तरह से अदालतों की बेतौकीरी हो रही है, जिस तरह अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया जा रहा है, और जिस तरीके से हम अदालत की लिजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी को चैलेंज कर रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान की रियासत के लिए नहीं बल्कि खुद अदालती निजाम के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा अदालती निजाम जहां बाकायदा कोई आपकी रिट को, कोई आपके फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, वहां फिर अदालतें जो है वो पैरालाइज हो जाती है, मफलूज हो जाती है, उनके फैसलों की कोई अहमियत नहीं होती। ये चीफ जस्टिस से शुरू हो जाए, फिर हमारे जो सूबाई अपना चीफ जस्टिस है, और उसके बाद जजेस को देख लें, सारे लोग एक बेबसी का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह का मामला हमने माजी में नहीं देखा जिस तरह का हमें फेस करना पड़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई पाकिस्तान की खिदमत हो रही है, इससे हम अपनी कोई नेक नामी में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन इसमें सलमान भाई एक जस्ट फूड फॉर थॉट, ये हमने तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने एक बात की थी और परसों के शो में मैंने ये बात कही थी कि देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। ये जो कुछ हो रहा है ये ऐसे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि इसका जो प्लान है, जो लगता है वो ये है कि परवेज इलाही साहब को एज अ ऑल्टरनेट टू द चेयरमैन ऑफ पीटीआई उनका ऑल्टरनेटिव बना के पेश किया जाए और उसके लिए उनको एस्टैब्लिश किया जाए कि ये बहुत बड़े लीडर हैं, वो बड़ी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, हालांकि उनके डीएनए में ये चीजें नहीं है। लेकिन बात ये है, इसमें जो मुझे खतरनाक चीज लग रही है वो ये है कि खुदा ना खास्ता हमारे मुंह में खाक कि कोई इस तरह का प्लान ना हो कि जिसमें चेयरमैन को रिमूव करने का या उनको हटाने का किसी भी तरीके से कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाने वाला हो। बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी हो, असद कैसर हो, परवेज खटक हो, चौधरी परवेज इलाही हो,
ये कब सब कोशिशें हुई है ना कि इमरान खान साहब सदारत से अपने आप को अलहदा कर लें, चेयरमैनशिप से अलहदा कर लें और किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लें। शाह महमूद कुरैशी की जो मुलाकात हुई थी इमरान खान के साथ, वो भी उसी तनाजुर के अंदर हुई थी ना। अब मसला क्या है, देखिए पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो शख्सियात की बुनियाद के ऊपर खड़ी हैं, वो कोई बहुत बड़े डेमोक्रेटिक सिस्टम अपने अंदर नहीं रखती। यानी अब आप देखिए ना, आप नवाज शरीफ को बाहर निकालें तो मुस्लिम लीग कुछ नहीं नजर आती, आप पीपल्स पार्टी में से जरदारी और बिलावल को बाहर निकाल दें तो बाकी पार्टी यतीम हो जाती है। अब इमरान खान का तो मामला यह है कि पार्टी ही सिर्फ इमरान खान है। यानी अगर आपने पीटीआई का नाम लेना है तो इमरान खान का नाम लेना है तो पीटीआई। अगर आज पीटीआई किसी जगह पर इंटैक्ट है, ओनली रीजन इमरान खान लीडरशिप है ना जी। और अगर इमरान खान की लीडरशिप नहीं होगी तो ये तो सारे लोग एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसमें शाह महमूद भी हो, उसमें परवेज खट्टक भी थे, उसमें जहांगीर तरीन भी थे माजी में। तो इसलिए अगर कोई चीज उनको जोड़ के रख सकती है वो तो इमरान खान की लीडरशिप है। अच्छा, जो वोटर है इमरान खान का और जो हामी है वो इमरान खान के अलावा तो किसी को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई साजिश के तहत लीडर बनने की कोशिश करेगा, ना उसको इमरान खान की तरफ से पजीराई मिलेगी, ना पीटीआई की तरफ से पजीराई मिलेगी। वो एक पीटीआई नजरियाती ग्रुप बना सकता है, पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बना सकता है जैसे परवेज खट्टक साहब ने बनाया है, लेकिन विद इन पीटीआई का नाम उस तरह से इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी वजह से इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद भी कोई कायम मुकाम चेयरमैन नहीं बनाया, सारे मामला अपने पास रखे हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये ख्याल तो हो सकता है जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन की साइड के ऊपर बड़ा कमजोर मुकदमा है और ये होगा नहीं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, परवेज इलाही साहब ने यकीनी तौर पे अपनी इस्तकामत दिखाई है और उनका हिस्सा जो है वो पंजाब की पॉलिटिक्स का है। पीटीआई के अंदर अगर वो कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो पंजाब के अंदर रोल प्ले करेंगे। अच्छा, अब सिर्फ दो ही बड़ी सियासी शख्सियत थी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही साहब। तो परवेज इलाही साहब जिस तरह का डेरा चलाने की मिजाज रखते हैं और जिस तरह से उनके असर नफूज है, उनके राब्ते हैं, उनमें वो बेहतर कैंडिडेट है और उन्होंने परफॉर्म भी किया। उन पर बहुत दबाव था चौधरी शुजात का, जरदारी साहब का, मुस्लिम लीग नून का, एस्टैब्लिशमेंट का। लेकिन अभी तक अगर वो पार्टी में इंटैक्ट है तो ये नहीं मैं समझता कि वो इमरान खान को बाईपास करके आगे आना चाहते हैं। वो इमरान खान की सरबराही में ही अपने आप को आगे लेके जाएंगे या मूनस को आगे लेके जाएंगे। उसी में उनका फायदा है, उसी में उनका फायदा है और उसी की बुनियाद के ऊपर वो आगे जा सकते हैं। अगर वो माइनस इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट में किसी गेम का हिस्सा बन गए तो उनका हशर भी जो है वो परवेज खट्टक की तरह ही होगा, बाकी कुछ नहीं निकलेगा। ठीक। अच्छा, ये जो आर्मी चीफ साहब जो है मुलाकातें कर रहे हैं, इसका भी जरा थोड़ा सा मुझे बताएं कि एक डिफरेंट इंप्रेशन किस्म का आ रहा है और जिस तरीके से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आज वो उज्बेकिस्तान पहुंचे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमने $100 बिलियन लेके आने हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान में रेल पेल हो जाएगी और जनाब बहुत जबरदस्त किस्म का इनकलाब आने वाला है। तो ये तो फिर किस कैपेसिटी में ये सब कुछ हो रहा है? क्या पाकिस्तान में हम ये सोच सकते हैं कि सिविल मार्शल लॉ जो है वो लग चुका हुआ है और पीछे उसके फौज जो है वो खड़ी हुई है, या फौज खुद मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार है? देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ हुकूमत में ही ये जो 13 जमाती इत्तेहाद था, उन्होंने अपनी सियासी पोजीशन से विड्रॉ कर लिया था और सारे मामलात जो है खुद ही उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के पास दे दिए थे। बल्कि आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब कहते थे जितने भी हमें माली मदद मिल रही है और जो मामलात आ रहे हैं उसमें आर्मी चीफ का बहुत बड़ा रोल है। यानी उसमें हुकूमत से रोल इतना ज्यादा नहीं है जितना आर्मी चीफ की सलाहियतें या उनके ताल्लुकात हमारे काम आ रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, मैं आर्मी चीफ की नीयत पे कोई शक नहीं करना चाहता। हो सकता है कि जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं उसकी फिक्रमंदी जो है, उसकी दर्दमंदी जो है वो उनके अंदर भी हो कि हमें मईशत को बहाल करना है। लेकिन अब जरा सवाल ये है कि ये किन लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, वो बहुत अहम है। मिसाल के तौर पे ये वही लोग हैं जो अपना जनरल राहील शरीफ के साथ कराची और लाहौर में मिला करते थे। ये वही लोग हैं जो जनरल बाजवा के साथ भी लाहौर कराची में मिला करते थे और ये वही लोग हैं जो अब मौजूदा आर्मी चीफ से मिल रहे हैं। अच्छा, इनमें से बेशतर वो लोग हैं जो हमारे यहाँ बिजनेस ट्राइकॉन समझे जाते हैं, बड़े बड़े इनके नेक्टिस हैं। इनमें से जरा असेस कीजिए कि कितने लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं सही तरीके से और पूरा तरीके से टैक्स अदा करते हैं। पहली बात, कितना उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए अपनी जात से बाहर निकलकर, अपने कारोबार से बाहर निकलकर सोचा है, ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि जब भी हमने रिस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है तो यही तबका जो भी आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहा है ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अच्छा, अब अगर आपको थोड़ा सा समझना हो इस सारे मामले को तो शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बड़ी डिटेल इंटरव्यू चला है वो सुन लें। उसके अंदर उन्होंने सारी कहानी बता दी है, कौन कौन सी सियासी जमात
कौन कौन से कारोबारी तबकात और कौन कौन सी हमारी ताकतवर कुव्वतें जो है, जब भी हमने इस्लाहात करने की कोशिश की तो उन्होंने रुकावटें पैदा की, धमकियां दी और कहा कि अगर हमारी बातों पे अमल ना हुआ तो हम हुकूमत को गिरा देंगे। शब्बर जैदी साहब ने कहा कि जो नसरुल्लाह दरेशक साहब हैं राजनपुर वाले, उन्होंने कहा कि बेटा तेरे बस दी गल नहीं की, असी बड़े ताकतवर लोग आ, जिहड़ी हुकूमत खलोती है साडे वोटां दी वजह नाल खलोती है, साउथ पंजाब दी वजह दे नाल। अब आप अंदाजा लगाइए, उसमें तंबाकू वाले बिजनेस भी हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन के बिजनेस भी हैं, उसमें दीगर बिजनेसेस भी शामिल है। तो मुझे ये नहीं लगता कि क्या, ये मुझे बताइए कि ये जो सारे लोग हैं आज से शरीफ हो गए हैं, आज से इन्होंने तय कर लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी डेवलप करनी है, अपनी इकॉनमी से पहले ये डेवलप कर लिया कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हिमायत करेंगे। एक सब चीजें भी तो सवालिया निशान है ना जी। सलमान भाई, इसमें एक चीज देखिएगा कि ये जो शब्बर जैदी साहब हैं, ये खुद भी जाके इस तरह के मशवरे देते रहे हैं। अब वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि मुझे नहीं चूंकि लिया गया इस पूरे सेटअप में। मैं शब्बर जैदी का वकील नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं बहुत सी बातें जो उन्होंने की हैं वो बड़ी सबक आमोज है। पाकिस्तान के सिस्टम को समझने के लिए आपको शब्बर जैदी की बातों पर समझना होगा कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का रियासती निजाम, पाकिस्तान का इंस्टीट्यूशनल सिस्टम कैसे ऑपरेटिव मॉडल के अंदर काम कर रहा है और उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं। देखिए ना, वही लोग हुकूमत में आ रहे हैं, वही लोग वजीर बन रहे हैं, वही लोग एडवाइजर बन रहे हैं, वही लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वही लोग पॉलिटिक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन है। तो जब वो आते हैं तो वो अपने इंटरेस्ट की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां और लेजिस्लेशन करवाएंगे ना, या रुकावट पैदा करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा फिर दूसरी इसमें बात यह है कि अगर आप ये, बहुत से लोगों ने वहां तकरीरें की हैं जो लाहौर में और कराची में इजलास हुए हैं, और इनमें से बेहतर लोगों ने यह कहा कि जनाब देखिए, इंतखाबात को छोड़े, आप पहले मईशत को का बेड़ा उठा लें, मईशत को दुरुस्त करें। अच्छा, ये वैसे ही नारा है ना जैसे पहले लगता था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, अब पहले मईशत फिर इंतखाब। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये जो पॉलिटिकल इस वक्त पोलराइजेशन है, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे विदाउट इलेक्शन? ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, इनको आप बड़ा मासूम जमातें ना समझें, इनके अगर इंटरेस्ट क्लैश होंगे तो ये भी रुकावटें पैदा करेंगे ना जी, ये भी मसाइल पैदा करेंगे, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और ज्यादा खराब करेंगे। और वो हम देखना शुरू हो चुके हैं, नजर आनी शुरू हो गई है, पीपल्स पार्टी के रवैये में देख रहे हैं और जमातों को देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो इलेक्शन से फरार का रास्ता है, ये अगर कोई समझ रहा है कि इसकी बुनियाद पर हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, मेरा जरा उसके ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहते हैं, जिसका इजहार आर्मी चीफ ने भी किया है और कहा है कि हम फला फला रिफॉर्म्स करेंगे, उसको इंश्योर करेंगे, तो यही कारोबारी तबकात जो जिनकी बातें मैंने आपसे की हैं, ये कितनी स्पेस देंगे रियासती इदारों को कि वो ये रिफॉर्म्स करें जिसमें उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जिसमें उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसमें उनके जो इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सा जरब भी लगेगा। तो वहां पर भी आप देखिएगा कि क्लैश होगा, क्योंकि होता ही है कि हम चाहते ही है कि हमें बाहर निकाल दें, बाकी सारे मुल्क की रिफॉर्म्स करें, हमें रिफॉर्म्स के अंदर ना लेके आए। तो जब आप इनको रिफॉर्म्स के अंदर लेके आएंगे तो ये ताकतवर लोग जो है ये चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हायरार्की है उसमें पहले ही बहुत से ग्रे एरिया हैं, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उस पॉलिटिकल हायरार्की को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। और उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी अगर आर्मी चीफ साहब चाहते हैं कि एहतसाब हो, जिस तरह का उसका उन्होंने इशारा भी किया कि बड़े करप्ट लोग हैं और इस तरह के लोग हैं, तो अगर इसमें जो करप्ट लोग हैं, इसमें कोई ये तो नहीं होना चाहिए ना कि ये कोशर करप्ट है, ये नॉन कोशर है, ये हलाल है, ये हराम वाला करप्ट है। तो जो भी करप्शन करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, तो आर्मी चीफ साहब को ये भी चाहिए कि वो फिर उसके मुताबिक चले ना, मतलब ये ना करेंगे ये सादा करप्ट है रहने दो। आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर आर्मी चीफ के जहन में ये बात है कि कुछ लोगों ने हमारी मईशत को यरगमाल बनाया हुआ है और कुछ लोगों ने इसके अंदर जो है वो इतने ग्रे एरिया पैदा कर दिए हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर नहीं हो रही, तो फिर आपको यकसा सलूक करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकेगा कि आप कुछ लोगों को वो गुड कैप और बैड कैप के कॉन्टेक्स्ट में जाएं, क्योंकि ये इस वक्त हुकूमत के साथ खड़े हैं, ये रियासत के साथ खड़े हैं, और ये जो लोग इस वक्त आर्मी चीफ की बड़ी जोरदार किस्म की हमायत कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, उनको अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिला रहे हैं, उनको तो कुछ ना कहा जाए, लेकिन जो उनके मुखालफीन हैं उनके ऊपर आप एक और तरीके से आए। जैसे इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर देखे ना, अगर करप्शन और बदनवानी और लूट मार का मसला है तो वो तो पाकिस्तान की हर सियासी जमात के अंदर ये मामला शामिल है ना जी। इसमें ब्यूरोक्रेसी के लोग भी शामिल हैं, इसमें और बेशतर शोबाजात के लोग शामिल हैं। तो फिर अगर आप अकाउंटेबिलिटी को भी लीड करना चाहते हैं
तो वो भी आपको एक यकसा पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पहली बात। और फिर उसमें आपको पॉलिटिकल लीडरशिप की हमायत चाहिए सर। आप अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को माइनस करके कोई अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को चलाएंगे तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और मैं आपको पहले बताऊं, मैंने तो उन लोगों में से हूं जो 9 मई का जो वाकया हुआ, इसकी मैं हमेशा से मुजम्मत करता हूं। पीटीआई को ये अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर कहीं नहीं रखना चाहिए था। इसका नुकसान हुआ है रियासत को भी और उनको भी और मुल्क के हवाले से भी। लेकिन अब कहीं आपको वापस एक रिवर्स गियर भी लगाना है सर। अगर आप अपने आप को रिवर्स गियर में नहीं लाएंगे और हर चीज के अंदर फ्रंट फुट पे आके ये जिम्मेदारी ले लेंगे और कहेंगे कि अब हमने इसको ठीक करना है, तो उससे ज्यादा मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल जो है वो रातों रात हल होने वाले नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास कि हम अगले 2 महीने बाद कह देंगे जी पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, डीजल की कीमत कम हो जाएगी, गैस की कीमत कम हो जाएगी, चीनी की कीमत कम हो जाएगी। इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट को कहें कि जनाब आप लीड करें और ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विदाउट किसी डिस्क्रिमिनेशन और होनी चाहिए। आप सबके साथ करें, जो लोग इसको नहीं मानते उनको अकाउंटेबल करें, लेकिन खुद लीड करने की कोशिश ना करें। मुझे लगता है कि उससे इदारे के लिए भी कुछ मसाइल पैदा होंगे। मसाइल पैदा होंगे। और इसमें खास तौर पे जिस तरह की हमने खबरें अभी सुनी है, पता नहीं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, कि जी फलां शख्स के घर से 150 अरब, किसी के घर से 50 अरब रुपए के नोट्स मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इसमें एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, और शायद आप भी इसको उसको बढ़ाएंगे आगे, कि 5000 वाला जो नोट है इसका तो फौरी तौर पर सदेबाब करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से सबके मसाइल जो हैं वो घर में जाके उसको डंप कर देते हैं और उसके मसाइल जो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड जो नई एक डेवलपमेंट आज आपने पढ़ी भी है अखबारात में, कि नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से फैसला महफूज कर लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर दे के जाऊंगा। और इसमें वैसे भी आपको पता है क्या मजा का खेज, एक तो नैब ने वो जो कहा था कि 50 करोड़ की करप्शन, तो वो तो करप्शन ही नहीं है, उसके ऊपर तो केस ही नहीं बनेगा, जो लिहाजा 50 करोड़ तो आराम से आप कर सकते हैं ना। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब क्या उसमें फैसला करके जाएंगे? देखिए, मैं वो फैसला क्या आता है वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी कई दफा कह चुका हूं, जब आप कानून साजी करते वक्त पर्सन स्पेसिफिक हो जाए और पार्टी स्पेसिफिक हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो कानून जो है वो शफाफियत के तकाजे पूरा नहीं करता। अब ये बातें तो देखिए ना, आपको याद होगा कि FATF का जब मामला था, इमरान खान की हुकूमत थी, तो इन्होंने कहा जी पहले नैब के में तरामीम करें, फिर हम आप FATF में हमायत करेंगे। फिर जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप इंतखाबात करवाएं तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले हम ये सारे नैब वाले मामला तय कर लें ताकि हम अपने आप को बचाने में और सेव करने में कामयाब हो जाएं। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का भी पूरा यही जोर था कि जनाब पहले नैब की तरामीम खत्म होनी चाहिए। तो जब आपने खास ऑब्जेक्टिव के तहत नैब के अंदर तरामीम की हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और अपने आप को बचाना चाहते थे, उसमें आप कामयाब भी होगा सो कॉल्ड। इसलिए पहली बात है, मैं तो इस पूरे नैब के लॉज को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीका कार इख्तियार किया गया, जो प्रोसेस इख्तियार किया गया, मैं समझता हूं कि ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था और इसमें पर्सन स्पेसिफिक और पार्टी स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट नजर आते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जो नैब के अंदर खराबियां थी, उन खराबियों को दुरुस्त करने की बजाय आप नैब के हाथ पैर बांध दें या पर काट दें, या तो आप उसे मुकम्मल खत्म कर दें, लेकिन आप उसको रखना भी चाहते हैं और साथ साथ उसको माजूर भी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि करप्शन को, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी जो है वो हमारी तरजीहात का हिस्सा नहीं है। एक दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह की जो ऑब्जर्वेशंस है वो डिफरेंट नजर आती हैं, बाकी 2 जजेस की जो है वो हमें डिफरेंट नजर आ रही हैं। अब इसमें 2-3 बातें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि वो इसमें से कुछ अमेंडमेंट जो है वो उसको कालेदम करार दे दें और बाकी मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दें, या ये है कि वो जब तक नई पार्लियामेंट नहीं आती इस सारी अमेंडमेंट को अपना सस्पेंड कर दें और कहें कि आने वाली पार्लियामेंट इसके ऊपर फैसला कर ले, या वो जो स्वीट फैसले की बात की जा रही है ऐसा फैसला हो जो दोनों को काबिल कबूल हो, कोई इस तरह का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी अब आप अंदाजा लगाइए ना, हमारी अदालतों का भी मैं वैसे बाज़-औक़ात बड़ा दुख होता है जब वो ये कहें कि हम कोई स्वीट फैसला करेंगे। भाई स्वीट फैसले करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो लॉ के अंदर रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए फैसले करने हैं, किसी को अच्छे लगे किसी को बुरे लगे। और फिर आप ये देखिए ना कितना लंबा टाइम लिया है अदालत ने भी इस पूरे मुकदमे के ऊपर, और कोई 55 से ज्यादा इसकी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। एक बुनियादी बात आपने ये समझनी थी कि ये जो लॉज बने हैं ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं है, उसमें भी हमने इतना टाइम ले लिया। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट की 14 मई के इंतखाबात के हवाले से जो सुक्की हुई है
वो भी हमारे सामने है। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस कहेंगे मैं जा रहा हूं तो जाने से पहले कुछ फैसले करके जाऊंगा, देखते हैं। और जो नए चीफ जस्टिस आते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन इनके साथ ही आप देखें ना, इनके साथ ही आप देखें कि अदलिया का आपने जिक्र किया है, तो दूसरी जो उनका हिस्सा है वो बेंच के साथ बार भी हुआ करती है। और हम देख रहे हैं कि लॉयर्स मूवमेंट जो है वो अब शुरू हुआ चाहती है। सितंबर 9 को उन्होंने कह दिया कि नेशन वाइड स्ट्राइक होगी। और फिर हम ये भी साथ देख रहे हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल सरप्राइजिंगली वो भी साथ हो रही है। उन्होंने डिमांड किया है इवन प्रेसिडेंट से कि वो अनाउंस करें डेट को, और डेट को अनाउंस करें, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये आपका मैंडेट है। तो ये जो केसेस जो है वजह है, जो कुछ इस वक्त अदालती निजाम के अंदर हो रहा है ना जी, उसमें बार और बेंच दोनों को बड़े सीरियस तहफ्फुज़ात हैं। और वो ये समझते हैं कि बार और बेंच को अमली तौर पे यरगमाल बना लिया गया है और उनकी बेतौकीरी की जा रही है। अब चाहे उनका किसी भी ग्रुप से ताल्लुक हो बार का, इसमें तो कोई शक लेकिन वो है कि अब उन्होंने ये कहा है कि हम एक बड़ी तहरीक शुरू करने लगे हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि इस वक्त पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल ये है कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातें लंदन और दुबई में जाके बैठ गई हैं। ठीक है ना, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ को कहना पड़ा है कि भाई उनको वापस लाएं, ठीक है, उनको वापस आना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो दुबई में बैठी हुई है। तो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या वो फजलुर रहमान, असफंदयार वली, महमूद खान अचकजई, MQM, ये तो सब इस वक्त सो रहे हैं ना। इनको तो कोई इस वक्त फिक्रमंदी नहीं है कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात है और किस तरीके से हमें बिहेव करना है। इसमें फिर अब PTI है, वो वैसे दीवार से लगी हुई है, वो तो कोई जलसा तक नहीं कर सकती, उसको तो इजाजत ही नहीं है किसी तकरीब करने की। फिर उसके बाद जमात इस्लामी है जिसने अपना प्रोटेस्ट भी किया, महंगाई के खिलाफ बड़ा जोरदार किस्म का प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब लॉयर्स मूवमेंट एक ऐसी चीज है, अगरचे उस पर भी लोगों के बड़े तहफुजात है कि माजी में लॉयर्स मूवमेंट के नाम पर जो कुछ हुआ वो भी कोई अच्छी कहानी नहीं है। लेकिन जितनी घुटन होगी ना अदालती निजाम के अंदर, उसका कोई रिएक्शन तो आएगा ना जी। फिर आप देखेंगे किसी लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल में, और आप देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता अगर मिसाल के तौर पर इंतखाबात में ताखीरी हरबे इख्तियार किए जाते हैं और इंतखाबात की तारीख नहीं आती, इलेक्शन कमीशन इसी तरह का रोल प्ले करे जिस तरह से अभी वो लिंगर ऑन पॉलिसी के ऊपर चल रहा है, और हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट में भी ये तय ना हो कि इलेक्शन हमने कब करवाना है या इसको टाल मटोल करनी है, या ये जो हमारे सनतकार जाके मुतालबा कर रहे हैं कि माशी इमरजेंसी लगा दें, अभी इलेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम इस तरह के एडवेंचर में जाएंगे, इस तरह की मुहिम जोई में जाएंगे, तो फिर एक कलीदी किरदार जो है वो बार और बेंच के दरमियान आके रुक जाएगा, और फिर बार और बेंच के दरमियान एक बड़ी जंग लड़ी जाएगी, और उसमें फिर सियासी जमातें उसके अंदर अपने आप को जो है ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। जैसे आपको याद है लॉयर्स मूवमेंट में सारी सियासी जमातों को उनके पीछे लगना पड़ा कि उनको लगता था कि तहरीक बहुत बड़ी हो गई है। अभी मैं नहीं कहता कि ये तहरीक बड़ी होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनके अंदर एक रद्द-ए-अमल बहुत पाया जा रहा है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। देखिए 14 मई के इंतखाबात के बारे में तो लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, जो भी होना था हो गया। लेकिन अगर आप नेशनल इलेक्शन के साथ भी अगर वही सलूक करेंगे जो आपने पंजाब और KPK के साथ किया है, तो उसका फिर एक पॉलिटिकल रिएक्शन भी आएगा। और उसके बाद अब ये देखिए ना, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वजारत खारजा ने भी इस पे तनकीद की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस हैसियत से अमेरिकन सफीर से मिले हैं, और ये उन्होंने कहा कि इसकी हमें पहले इंटीमेशन होनी चाहिए थी अगर वो मिलना चाहते हैं। अब अमेरिकन सफीर जितने सरगर्म हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, IG पंजाब को भी मिल रहे हैं सुने जी, IG पंजाब को भी मिले हैं सुने, मुझे नहीं पता IG पंजाब का, लेकिन मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले हैं, कुछ और लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल जो है वो एक और नई, जिसे कहते हैं ना, कॉन्स्पायरेसीज को जन्म लेती है जी। पता नहीं इसके पीछे क्या है। कुछ लोग कहते हैं जी इमरान खान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब इलेक्शन की जो पोस्टपोन है उसके बारे में उन पर दबाव डाला जा रहा है कि ऐसी कोई रास्ता तैयार ना किया जाए, इलेक्शन की तरफ जाया जाए, इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट किया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड निकाली जाए। अब ये बहुत सी जो बातें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद के हल्कों में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमारा स्टेट क्राफ्ट जो है वो ऑपरेटिव हो रहा है। फिर ये जो सदर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, उसके बारे में भी बहुत सी स्टोरियां जो है वो चल रही हैं कि जी उनको डेट देने से रोक दिया गया है। सदर ने कहा अच्छा मैं रुक जाता हूं, लेकिन फिर आप इलेक्शन की डेट दें, और फिर अब उसके ऊपर देखें वो क्या चीज निकल के आती है। फिर सदर साहब की भी, क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है, क्या वो जाने से पहले उन पर यह भी सुना है कि दबाव है कि वो इस्तीफा दे दें ताकि हम कुछ नया बंदोबस्त कर सकें, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर वो जब तक के नया असेंबली नहीं आएगी वो नए सदर रहेंगे, लेकिन फिर एक कंप्रोमाइजिंग हाल हो जाएगी। तो ये जो सारी इस वक्त स्टेट क्राफ्ट के अंदर हमें चीजें नजर आ रही हैं, इसको समझना होगा कि इलेक्शन कमिश्नर क्या कर रहा है, इसमें देखना होगा कि जनाब ईवान सदर किस तरह से चीजों को देख रहा है। अच्छा, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है,
केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बहुत बोलते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं और ऐसे ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं, फलसफियाना किस्म की गुफ्तगू। मसले 3-4 ही हैं बड़े इंपॉर्टेंट, जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार भी किया कि अभी हम रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, और ये जो अभी परवेज लाई साहब का वाकया या दीगर वाकयात के बारे में उनकी लाइल्मी जो है वो उनकी नाहिली को या उनकी समझौते की सियासत को भी तो नुमाया करती है ना। और कि या तो लगता है कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, उनके पैर भी बंधे हुए हैं। साथ साथ सलमान भाई आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएं कि इन हालात में जबकि महंगाई में लोगों की जान निकली हुई है, पेट्रोल प्राइसेस, बिजली की और फिर अभी गैस के बिल्स भी जो है आने हैं, वो भी पता चल जाएगा। इन हालात में वो दौरा कर रहे हैं अमेरिका का और न्यूयॉर्क जा रहे हैं जनरल असेंबली के इजलास के लिए। तो मुझे ये बताएं, क्या ये मजाक नहीं है पाकिस्तान की कौम का कि एक तरफ आप लोगों से मांग के लोगों को रिलीफ भी नहीं दे पा रहे हैं और दूसरी तरफ लाखों डॉलर जो है वो खर्च करेंगे इस दौरे के ऊपर? देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान में कोई एक मजाक थोड़ी हो रहा है। पाकिस्तान में तो कई तरह के मजाक चल रहे हैं और कई तरीके से हम अपनी पोजीशन जो है वो उसको खुद ही डाउन कर रहे हैं, अपने हरकतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से, अपने तर्ज अमल की वजह से, अपनी गुफ्तगू की वजह से, अपने एक्शन की वजह से। देखिए मैं आपको बात बताऊं कसाना साहब, अब हम भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लाहौर शहर में बैठे हुए हैं। रोजाना की बुनियादों पर यकीन करें, पाकिस्तान की मिडिल क्लास आबादी का जो दुख मैं सुनता हूं और उनकी कहानियां सुनता हूं और जिस तरीके से वो अपना पेट उठाते हैं, कपड़ा उठाते हैं और नंगा पेट दिखाते हैं, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इससे ज्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस नहीं हुआ जितना मैं लोगों की कहानियां सुनता हूं। और हर शख्स दूसरे शख्स के सामने बैठा, सर झुका के बैठा हुआ है कि यार हमारा कोई वे आउट बताइए कि हमने कैसे करना है। मेरा हम सब का बजट जो है वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है कि उसने हम सबको परेशान करके रख दिया है। अच्छा, अब इसका कोई, मुझे पता है कि इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन सर बात यह है कि लोगों को ये नजर तो आए ना कि आपने कोई ऐसा रास्ता इंतखाब कर लिया है जो आगे जाके हमारी तकालीफ को खत्म करेगा। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट, पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया, ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया, उनके रहन सहन में कोई फर्क नहीं आ रहा। अभी वो आपको याद होगा ना, वो जो बिजली के यूनिट की माफ का आया था अफसरों की, आज तक उसका मसला हल नहीं हो सका, इसलिए कि ये काम वो तो अपनी मराद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो लोगों के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाना चाहते हैं और मजीद टैक्सेस लगाना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि रियासत के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है ना जी, वो सवाल ये नहीं है कि किसको लाना, किसको नहीं लाना, किसको बिठाना, किसको नहीं बिठाना। और ये जो इस्लामाबाद में बैठ के हमारे जर्नलिस्ट, सियासी पंडित बने हुए हैं कि जी ब्रादर इस्लामी मुल्कों ने और आलमी दुनिया ने नवाज शरीफ पे हाथ रख दिया है, कोई कहता है शहबाज शरीफ पे हाथ रख दिया है, कोई कहता है बिलावल पे हाथ रख दिया, कोई कहता है इलेक्शन होंगे, कोई कहता है इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कहता है पहले तसाब होगा, फिर पहले मईशत दुरुस्त होगी, फिर इंतखाब होगा, फिर पीटीआई को नहीं छोड़ा जाएगा, उसका तो चैप्टर बंद कर दिया गया है। खुदारा इस तरह के एडवेंचर से बाहर निकल आए और कुछ सीरियस थिंकिंग करें कि पाकिस्तान के लोगों को हालिया क्राइसिस से कैसे आपने रिकवर करना है सर, रिकवर करना है। और उसके लिए आपको ताकतवर तबकों को ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, उनसे कुछ चीजें निकालनी पड़ेंगी, उनके ऊपर कुछ ऐसी टैक्सेशन का सिस्टम लाना होगा जो वो ताकतवर देखिए दुनिया में इकोनॉमिक्स का असूल है कि ताकतवर तबके पे टैक्सेस लगा के कमजोर तबके को मराद दी जाती है। अब यहाँ ये है कि ताकतवर तबके को छोड़कर कमजोर तबके पर मजीद टैक्सेस लगाने का ये जो खेल चल रहा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मैं आपको बताऊं, लोगों ने अपनी बुनियादी नोयत के जो मामलात है ना जी, उस पे कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। और जब आप उनको ये कहते हैं ना कि अरबों डॉलर की बारिशें होने वाली हैं और वहां पर ये आ रहा है, वहां पर वो आ रहा है, वहां पर वो आ रहा है, हो सकता है आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसने नीचे जाकर लोगों की बुनियादी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लानी तो ऐसे अरबों डॉलर को, आपको पता है जनरल मुशर्रफ के दौर में भी आए थे ना जी वॉर में, उससे पहले जनरल ज़ियाउल की पहली अफगान वार में भी पैसा बहुत आया था। अब भी शायद पैसा आ जाए, कोई देना चाहे, लेकिन ये याद रखिए कि दुनिया दो आंखों से नहीं देख रही पाकिस्तान को, दुनिया 4-5 आंखों से पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तान के इंटरनल क्राइसिस को देख रही है, पाकिस्तान के अंदर स्टेट क्राफ्ट से जुड़े हुए मसाइल को देख रही है, पॉलिटिकल मसाइल को देख रही है। तो उनकी जो राय बन रही है ना पाकिस्तान के बारे में, वो कोई इतनी मुस्बत नहीं है, मैं आपको बताऊं। और ये जो हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बिला वजह का अपना दुश्मन भी बना लिया है, उससे भी हमने अपनी राय अमा को और ज्यादा खराब किया है। अब वक्त आ गया है इसरार कसाना साहब, हम सब मिलकर अपने आप को रिविजिटिंग करें। मैं आपको बताऊं, इस तरीके से पाकिस्तान नहीं चलेगा जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ताकतवर तबके हैं, जो फैसला करने वाले लोग हैं,
उन्हीं को कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अगर हमने आगे की तरफ बढ़ना है। और अगर आपने दुश्मनी, मुकाबलाबाजी, जिदबाजी, एक दूसरे को लेट डाउन करना है, चाहे वो पीपल्स पार्टी वाले हों, चाहे वो नून लीग वाले हों, पीटीआई वाले हों, जेयूआई वाले हों, उस लड़ाई से आम आदमी को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। आप देख लीजिए, अब जब आम आदमी पे बहुत बड़ी मुश्किल आई है तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप कहाँ है, कहाँ खड़ी है सियासी जमातें और कहाँ खड़ी है लीडरशिप। और ये इसी बुनियाद के ऊपर फिर सिविल नाफरमानी और जब इंतशार आता है वो और ज्यादा मसाइल को पैदा करने का सबब बनता है। तो सब सर जोड़ के बैठे और कोई रास्ता निकालें पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। सर, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं, कोई चारा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अल्लाह करे कि जो आपकी ये जो दर्द दिल की बातें हैं ये समझी जा सके, उस पर अमल भी हो सके। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।